आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो इतना अमीर है कि पूरा देश खरीद ले? और यह भी सोचो कि अगर कोई एक कंपनी हो जो एक नहीं कई देशों से ज्यादा पैसे संभालती हो। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि यही है ब्लैक रॉक, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है। और शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कंपनी अकेले लगभग 15 ट्रिलियन, हाँ भाई ट्रिलियन की ही बात कर रहा हूँ, ये कंपनी 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट मैनेज करती है। इतना पैसा तो कई देश आज तक भी नहीं कमा पाए होंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है पता है? ज्यादातर लोग इसका नाम तक नहीं जानते, क्योंकि ये कंपनी सामने कम आती है लेकिन बैकग्राउंड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी चला रही होती है। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे ये कंपनी यहाँ तक का सफर तय कर पाई है और इस कंपनी का आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आ सके। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया बना पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कंपनी। अब टाइम है थोड़ा फ्लैशबैक का। साल था 1988 और वॉल स्ट्रीट अपनी ऊंचाई पर था। पैसा ही पैसा था हर जगह। उस टाइम पर एक बंदा था लैरी फिंक, बॉन्ड्स का बाप, रिस्क का मास्टर। लैरी ने देखा कि मार्केट में लोग बस मुनाफे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई रिस्क मैनेज करने की नहीं सोच रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो सिर्फ रिटर्न के पीछे ना भागे, बल्कि जो लोगों का पैसा सेफ रखे, समझदारी से इन्वेस्ट करे। इसलिए लैरी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक की नींव रखी। इसमें उससे रॉबर्ट कैपिटो और सुसान वैगनर जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स का भी साथ मिला। स्टार्टिंग में ब्लैक रॉक सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि इनके क्लाइंट्स थे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जिन्हें चाहिए होता है स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिटर्न, ना कि जल्दी पैसे डुबोने वाले बेट्स। और धीरे धीरे ब्लैक रॉक की रेपुटेशन बन गई एक ऐसी कंपनी की जो जोखिम को पहचानती है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करती है और लोगों का भरोसा जीतती है। देखते ही देखते कुछ ही सालों में ब्लैक रॉक इतनी ग्रो कर गई कि वो अब ब्लैक स्टोन के अंदर नहीं रह सकती थी। समझ लो जैसे पीजी हॉस्टल में रहकर तुम बोर हो गए हो और अब तुम्हें भी चाहिए अपना खुद का एक फ्लैट। फिर 1992 में ब्लैक रॉक बोली भाई अब हम अपनी कंपनी खुद चलाएंगे, और वो बन गई इंडिपेंडेंट। फिर 2 साल बाद 1994 में ब्लैक रॉक पब्लिक हो गई। मतलब अब लोग इसके शेयर खरीद सकते थे और इससे कंपनी को ज़्यादा पैसा रेज करने का मौका मिला। अब ब्लैक रॉक के पास था पैसा भी, नाम भी, विजन भी। और तभी आया वो मोड़ जहाँ से गेम पूरी तरह बदलने वाला था, क्योंकि अब लैरी फिंक को समझ आ गया था कि दुनिया का पैसा संभालना है तो एक्सेल सीट से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने बना दिया अलादीन। हो सकता है ये नाम आपको बड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब होता है एसेट, लायबिलिटी, डेप्थ एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। बेसिकली एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में ट्रिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स एनालाइज करता है, रिस्क कैलकुलेट करता है और बताता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। समझ लो ये उनका जारवेस है। आयरन मैन को जैसे सब कुछ पता होता है, वैसे ही ब्लैक रॉक को पता होता है मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और मजे की बात पता है क्या है? अलादीन इतना काम का निकला, ब्लैक रॉक ने बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इसे यूज करने के लिए दे दिया। हाँ भाई, कंपटीशन को अपना सीक्रेट वेपन देना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लैरी का सोचना था अगर सब रिस्क अच्छे से समझेंगे तो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल हो सकती है। अब ये अलादीन दुनिया के बड़े बड़े बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजर्स भी यूज करते हैं। मतलब सिर्फ ब्लैक रॉक ही नहीं, पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड अब अलादीन के भरोसे चलता है। अब अलादीन अकेले ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहा है, बल्कि पूरी फाइनेंशियल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा यही सिस्टम संभाल रहा है। आज के टाइम पर अलादीन के जरिए करीब 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के एसेट मैनेज होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बन गया है पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का नर्वस सिस्टम। और सोच के देखो, अगर कोई इतना डाटा देख रहा है, इतनी जानकारी एक जगह रखता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं, पूरा मार्केट इन्फ्लुएंस कर सकता है। पर अब समय आ गया था एक्सपेंशन का। ब्लैक रॉक ने बोला हमारे पास टेक है, विजन है, अब जरूरत है और बड़े होने की। इसका सबसे बड़ा कदम था 2006 में मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को खरीद लेना। इससे एसेट बढ़े, एक्सपर्टीज बढ़ी और क्लाइंट बेस भी फैला। लेकिन असली जैकपॉट लगा 2009 में, जब ब्लैक रॉक ने खरीद लिया बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इसके साथ उन्हें मिला एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो आज हर इन्वेस्टर जानता है। उसका नाम है आई शेयर ETF। अब ETF क्या होता है? सोच लो म्यूचुअल फंड जैसा, लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह ट्रेड होता है। लो कास्ट, फ्लेक्सिबल और इजी टू बाय और सेल। और आई शेयर तो ETF की दुनिया का राजा है। इसके बाद ब्लैक रॉक सिर्फ बॉन्ड वाला फंड मैनेजर नहीं रह गया, बल्कि बन गया एक ग्लोबल फाइनेंशियल थिंग। अब ब्लैक रॉक मैनेज कर रहा था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अक्रॉस हर एसेट टाइप, बॉन्ड्स, इक्विटीज, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, सब कुछ। लेकिन अब पिक्चर थोड़ा सीरियस हो जाती है। जब एक कंपनी के पास इतना कंट्रोल हो तो लोग सवाल पूछते हैं, क्या ये ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो गया है? सोचो, ब्लैक रॉक दुनिया की ज्यादातर कंपनियों में शेयर होल्डर्स है। मतलब वो ना सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि वोट भी करते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी। जैसे अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी बोर्ड मीटिंग में भी ब्लैक रॉक की राय मानी जाती है। अब कई लोग बोले ये तो मोनोपोली बन गई, और कुछ बोले
बोले ब्लैक रॉक क्लाइमेट चेंज, इनइक्वलिटी जैसे मुद्दों पर क्या कर रहा है, क्योंकि जब आप इतना इन्फ्लुएंस रखते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। लैरी फिंक ने इस पर कहा, वी विल यूज आवर इन्फ्लुएंस टू पुश फॉर पॉजिटिव चेंज। उन्होंने कंपनीज से कहा क्लाइमेट गोल्स अडॉप्ट करो, ESG पॉलिसीज लाओ और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। मतलब अब ब्लैक रॉक सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि पैसा सही दिशा में लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है। अब हम 2020s में हैं, ब्लैक रॉक और भी बड़ा बन चुका है। गवर्नमेंट तक इनसे सलाह लेते हैं। जैसे 2008 क्राइसिस में US गवर्नमेंट ने इन्हें हायर किया था। आज ब्लैक रॉक ना सिर्फ पैसे संभालता है बल्कि एडवाइस देता है कि इकोनॉमीज कैसे स्टेबल रहे। लेकिन इस पावर का डाउन साइड भी है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि पूरा मार्केट उसकी बात सुने तो कंपटीशन कैसे बचेगा, और क्या ऐसा कंट्रोल सेफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कहते हैं अगर ब्लैक रॉक रिस्पॉन्सिबल रहे तो ये पूरे सिस्टम को बेटर बना देगा। तो आज भी डिबेट चल रही है, इज ब्लैक रॉक अ हीरो, अ विलन और जस्ट अ स्मार्ट बिजनेस। पर एक बात तय है, चाहे आप इन्वेस्टर हों या स्टूडेंट, चाहे सरकार हो या स्टार्टअप, कहीं ना कहीं आपका पैसा, आपकी पॉलिसी या आपके फ्यूचर पर ब्लैक रॉक का असर तो जरूर पड़ा होगा। और वैसे अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो अब जरा सोच के देखो, 1988 में एक छोटा सा आइडिया था, रिस्क को मैनेज करना रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस आइडिया को लेकर लैरी फिंक और उनकी टीम ने बना दी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, जो आज करीब $15 ट्रिलियन से अधिक की एसेट संभालती है। लेकिन सवाल ये है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें इससे सीखनी चाहिए वो है रिस्क को समझना ही असली बुद्धिमानी है। ब्लैक रॉक ने कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने की गलती नहीं की। उन्होंने सिखाया कि पैसे से खेलना नहीं चाहिए, उसे समझदारी से चलाना चाहिए। यही वजह है कि बड़े बड़े पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट्स और कंपनीज अपने पैसे की जिम्मेदारी इन्हें सौंपते हैं। दूसरी चीज़ जो है हमें सीखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाओ, उनसे डरो मत। जब दुनिया एक्सेल पर अटकी थी, ब्लैक रॉक ने बना दिया अलादीन। रियल टाइम डेटा और डीप एनालिसिस की ताकत ने उन्हें सब पर भारी कर दिया। यानी अगर तुम अपने काम में स्मार्ट टूल्स लाते हो तो तुम दूसरों से कई साल आगे चल सकते हो। तीसरी चीज़ जो हमें इनसे सीखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। जब लोगों ने ब्लैक रॉक से सवाल पूछे कि क्या तुम अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया, हम बदलाव लाने के लिए इस पावर का यूज करेंगे। उन्होंने ESG इन्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया, क्लाइमेट चेंजेस पर बोलना शुरू किया। यानी उसने ये बता दिया कि पैसे वाले होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बात कर लेते हैं एक आम आदमी के लिए ब्लैक रॉक क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तुम पूछोगे भाई ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन हम जैसे लोगों का क्या लेना देना है ब्लैक रॉक से। तो सुनिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि उस पैसे को इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक मैनेज कर रहा है। iShares ETFs दुनिया भर में यूज होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तुम्हारा SIP भी कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बनता है। तुम चाहे पेंशन फंड होल्डर हो, इंश्योरेंस प्लान होल्डर हो या NPS इन्वेस्टर, इन फंड्स के पीछे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में ब्लैक रॉक की सोच का असर जरूर होता है। और हाँ, जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है तो कई बार कंसल्ट करती है ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशन से। यानी तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर तुम्हारे फ्यूचर रिटायरमेंट तक कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक की छाया जरूर पड़ती है। तो अब बारी आती है फाइनल थॉट की। देखो, हम अक्सर सुनते हैं अंबानी, अडानी, मस्क और बेजोस की बातें, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रंट पेज पे नहीं आते हैं पर दुनिया की इकोनॉमी को क्विकली चला रहे होते हैं। ब्लैक रॉक इज द साइलेंट जायंट। ये हमें सिखाता है कि इन्फ्लुएंस हमेशा दिखावे से नहीं आता है, कभी कभी वो नंबर्स के पीछे छुपा होता है। लैरी फिंक की कहानी भी इंस्पिरेशन है, एक इंसान जिसने रिस्क लिया, सिस्टम को समझा और उसे बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, पावर जब जिम्मेदारी के साथ आती है तो वो पॉजिटिव फोर्स बनती है। तो यार, ये थी कहानी ब्लैक रॉक की, दुनिया के सबसे पावरफुल लेकिन सबसे कम जाने जाने वाले फाइनेंशियल जायंट की। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ क्या तुमने पहले कभी ब्लैक रॉक का नाम सुना था। और हाँ, ऐसे ही डीप और इंटरेस्टिंग फाइनेंस टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।